जय हिंद दोस्तों। मैं आर के विश्वा आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है जीन पियाजे का सिद्धांत। यानी जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यहाँ से हर परीक्षा में 3 से लेके 5 प्रश्न आता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखें, सुने और समझें, ताकि आपका प्रत्येक प्रश्न सही हो सके और 8 से 10 नंबर आपको प्राप्त हो सके, ताकि आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर सके। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जीन पियाजे, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और साथ ही साथ एक सिद्धांत और दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। लेकिन जो इस परीक्षा में पूछा जाता है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्न संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही आते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत से जो प्रश्न आता है वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इससे प्रश्न आता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक अभी हम जानते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1980 में हुआ। दोस्तों, आइए जानते हैं डिटेल में इस सिद्धांत को। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। जीन पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चे जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल जो मैच्योरिटी आता है वो परिपक्व होते हैं, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में उसका एक मैप या कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। माइंड मैप जिसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यानी जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, और साथ ही बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक के रूप में होते हैं, जो संसार के बारे में वो अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा अनुकूलन, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन से इनका तात्पर्य यह था कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, यानी बालकों में वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित करना या उसको वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिससे अनुकूलन कहते हैं। क्योंकि बालक के अंदर जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उससे एडोप्टेशन करने का यानी उससे अनुकूलित करने का, समायोजित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात मिलती है। जीन पियाजे ने इसको 2 प्रक्रियाओं में बांटा है। यानी कि जो बालक है वातावरण के साथ कैसे अपने आप को समायोजित कर पाता है, इन्होंने 2 क्रियाओं में बांटकर बताया है। एक तो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। यानी बच्चे का जो पुराना ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उसके साथ नवीन ज्ञान को जोड़ता है, तो एसिमिलेशन कहलाता है, यानी आत्मसातकरण करा। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान या नवीन विचार जोड़ना, यानी पुराने विचारों में नए विचार को जोड़ना या पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, एसिमिलेशन कहलाता है। समायोजन, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, यहाँ पे था कि पूर्व ज्ञान में जैसे हमारा पूर्व ज्ञान है उसमें हमने नए ज्ञान को जोड़ देते, तो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन हो गया। लेकिन समायोजन, अकोमोडेशन व्यवस्थापन भी कहते हैं, समविष्टीकरण भी कहते हैं इसको।
तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना या समायोजन करना समायोजन कहलाता है। क्लियर है? जो पुराना ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, आप इस प्रकार कह सकते हैं कि नई योजना बनाना है तो पुरानी योजना को संशोधित करके वातावरण के साथ जब तालमेल बैठाते हैं तो उसे समायोजन करते हैं। नई योजना या पुरानी योजना, अगर कोई भी योजना हो, नया योजना हो चाहे पुरानी योजना, उसमें संशोधन करके, उसमें परिमार्जन करके, परिवर्तन करके जब हम वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं तो उसको कहते हैं समायोजन। क्लियर है? अब आता है इक्विलिब्रियम, साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। एसुमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच जब वो संतुलन बनाए रखता है तो उसे कहते हैं साम्य धारण या संतुलन। अगली बात उन्होंने बताया स्कीमा। स्कीमा स्कीमा का मतलब होता है, उन्होंने जो कहा है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती। अब इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना। स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है। एक तरह का मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, जैसे कोई बालक, किसी बालक के सामने, कोई बालक के सामने आती है, कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु किसी बालक के सामने आती है, तब उसे संगठित करके, तब वह उसे संगठित करके एक अर्थ देने का प्रयास करता है। जब वो अर्थ देने का प्रयास करता है उसी को कहते हैं स्कीमा, यानी कि एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है। एक प्रकार कह सकते हैं कि विचारों का, व्यवहारों का एक ऐसा पैटर्न। इसको दूसरे एग्जाम्पल से रूप में समझ सकते हैं। स्कीमा क्या है? यानी कि बालक जो कुछ जानता है, ऐसा नहीं कि बालक कुछ नहीं जानता है, बालक कुछ न कुछ तो जानता है, यानी इसका प्रीवियस नॉलेज जानता है, तो उसके आधार पे उसको एक डायरेक्शन देना, सपोर्ट देना, ताकि वो आगे किसी कार्यों को कर सके। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है। क्लियर है? अब आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन, पियाजे ने, यानी पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं का पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। संगठन का मतलब इन्होंने इस प्रकार समझाया है कि जो स्कीमा है, यानी जो ये स्कीम्स और स्कीमा है, उसका पुनर्गठित, व्यवस्थित करना और साथ ही साथ स्कीमों को जोड़ना, वही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, इसका जो एज ग्रुप है वो जन्म से लेके 2 वर्ष, जन्म से लेके 2 वर्ष का एज ग्रुप है। बच्चा इस अवस्था में जब होता है तो वो अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। संवेदी पेशी अवस्था, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा देखकर, सुनकर, गंध से और स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। इस अवस्था में जो शिशु होता है वो अपने हाथों पैरों को चलाना, शब्दों को बोलना
सीख जाता है। क्लियर है। अगली जो अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था को जेन पियाजे ने दो भागों में बांटा है। इस अवस्था को पियाजे ने दो भागों में बांटा है। इस अवस्था का टोटल जो एज ग्रुप होता है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष है। अब 2 वर्ष के लेकर 7 वर्ष को इन्हीं अवस्थाओं को दो भागों में बांट रखा है। पहली जो अवस्था है वो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, इसके लिए एज ग्रुप 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष। दूसरी जो अवस्था इसके अंतर्गत आता है अंत प्रत्यात्मक काल, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। तो टोटल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में यानी इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों सिंबल का यूज करके करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके मन में या उसके मन में एक साइकिल की एक इमेज बन जाती है। जैसे मोबाइल हमने कहा तो उसके मन में एक मोबाइल का इमेज बन जाएगा। किसी वस्तु के बारे में हम अगर उसे कहेंगे तो उसके मन में एक इमेज सा बन जाता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्शन बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। और इस स्टेज में जीवाद, जीवाद यानी एनिमेज, जब बच्चा सजीव और निजी वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो जीवाद कहते हैं। इस अवस्था में हो जाता अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक्स, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। इस अवस्था की बात कर रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अपलट हावी बिहेवियर हो जाता है। जैसे इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे 6 4 10, अगर 6 + 4, अगर 4 + 6 10 होता है तो 6 + 4 क्या होगा वो उसे समझ में नहीं आता है। इसीलिए इसे कहते हैं अपलटावी, उलट फेर करना नहीं जानता, नहीं सीख पाता है। क्लियर है। मुद्रा संप्रत्यय दूरी, भार, लंबाई, ऊंचाई, क्रम, निर्धारण की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट में कमी रहती है इस अवस्था में। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। संरक्षण, संरक्षण के अंतर्गत इस अवस्था में अगर किसी वस्तु के साइज शेप चेंज कर दी जाए तो उसके क्वांटिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं के बीच जो अंतर होता है, विभेद होता है, वो नहीं कर पाता। अगर शेप के आधार पे देखा जाए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक गिलास छोटी है जिसमें उसकी चौड़ाई के आधार पे, लंबाई के आधार पे छोटी है लेकिन चौड़ाई के आधार पे बड़ी है, जिसमें मिल्क ज़्यादा आता है, किंतु एक गिलास ऐसा है जो लंबाई में बड़ी है, चौड़ाई के हिसाब से छोटी है, उसमें मिल्क कम आता है। लेकिन बच्चा ये शेप के आधार पे अंतर नहीं कर पाता है। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं तथा तथ्यों उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, यानी एक सीक्वेंस में करना नहीं सीख पाता है। अगली जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह इस अवस्था का जो एज ग्रुप होता है वो 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक, 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक का, कितना 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष के एज ग्रुप होता है इस अवस्था का। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देख कर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध मालूम चलता है कि मूर्त जो बच्चे के सामने हो, ऐसी कोई भी वस्तुएं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता हो तो उस पर चिंतन कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में चिंतन शुरुआत हो जाती है, चिंतन की आरंभिक अवस्था आप कह सकते हैं।
इस अवस्था में बच्चा के सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्राभार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आ जाती है। उन सभी का कॉन्सेप्ट या गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे के अंदर आगमन गड़गड़ा यानी कि आगमन तर्क करना आ जाता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग इस अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाता है। यह भी इसी अवस्था में जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती है। पेड़ जरूरी है नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर, क्योंकि अब मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन करें कि पेड़ हमारे लिए जरूरी है या नहीं, तो बच्चा इस पे तर्क देखकर पेड़ को चिंतन करता है, तर्क करता है, इस पे आंसर देता है, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हमें पेड़ जरूरी है हमारे लिए। इस अवस्था को और अधिक स्पष्ट इस तरीके से समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो वैचारिक अवस्था है, चिंतन काल की तैयारी है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तु या प्रत्यक्ष वस्तुओं को तक ही सीमित रहता है। यानी बच्चे के सामने जो वस्तुएं हैं उस वस्तुओं को देखकर चिंतन कर सकता है। जो चीज़ें नहीं है उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर पाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के मत अंतर करना सीख जाता है। उसमें अंतर करना, तुलना करना, समानता करना, सही गलत में भेद करना आदि ये सारी चीज़ें सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीने आदि को बताने के योग्य हो जाता है। कह रहे नेक्स्ट जो अवस्था बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, परिचालन भी कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो एज ग्रुप है वो 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक। प्याजे ने बताया कि यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा का जो कॉग्निटिव है, संज्ञान है, वो उच्च कोटि की हो जाती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें निगमन चिंतन आ जाता है, तर्क आ जाता है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है कि आखिर नियम ऐसा है तो क्यों है, उस पर भी तर्क करने लगता है। इसमें चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक शक्तियों का, योग्यताओं का विकास हो जाता है। क्लियर है। इस अवस्था में बालक के अंदर मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने की योग्यता आ जाती है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। प्याजे ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है, तो इस सिद्धांत का शिक्षा में योगदान है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है और साथ ही साथ शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और साथ ही साथ शिक्षा है तो बालकों को उचित वातावरण प्रदान करने में सहयोग करता है, वातावरण प्रदान करने। जैसा कि कोई भी सिद्धांत हो वो किसी आलोचनाओं से बची नहीं है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचनाएं करते हुए जीन पियाजे ने अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह मानसिक विकास के चरणों को क्रम को अपरिवर्तनशील बताया गया, लेकिन अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। अब इनके अनुसार कहने का इसकी आलोचना इस प्रकार से की गई है कि जो एक स्टेज के आधार पे बताया गया है कि इतने स्टेज में वो इतने ही सीख सकता है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर तीसरी अवस्था में है तो चौथी अवस्था के गुण वो ना सीख सके, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अगर दूसरी अवस्था में है तो तीसरी अवस्था के गुण ना सीख पाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उससे अधिक के गुण सीख सकते हैं। अगर दूसरी अवस्था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्रिएटिव, ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो सेकेंड अवस्था है यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जानकारियां रखते हैं, गुण रखते हैं। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की आलोचना
किया गया है। तो हमने जाना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी अगर इस चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि उन सभी के पास अवश्य शेयर करें जो टीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर लेवल हो, चाहे प्राइमरी लेवल हो, किसी भी लेवल का हो, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस परीक्षा को पास कर सके। धन्यवाद।